स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके मेंस और प्री के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो आज हम जो न्यूज़ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फल सब्जी हब उत्तराखंड को वैश्विक राजधानी बनाने का विज़न है। ये जो गौचर में किसान दिवस के अवसर पे जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा बोली गई ये बात है। ठीक है, आप इसको जीएस पेपर 6 जो उत्तराखंड की इकोनॉमी है उससे रिलेट कर सकते हैं और प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से भी इसमें क्या है, बहुत सारे डेटा हैं। फिर दूसरी जो न्यूज़ है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये दरअसल जो भालू के बढ़ते क्या हैं अटैक्स हैं ह्यूमन की तरफ, उनके विषय में बोला गया है। और इसमें एक शब्द यूज़ हुआ है हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन एक शब्द यूज़ हुआ है, वो मैं आपको 2 हफ्ते पहले ही बता चुका हूँ और न्यूज़पेपर में आ जा रहा है। तो अब ये लगा सकते हैं, आप अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना एडवांस पहले ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 5 में आप भूगोल से रिलेट कर सकते हैं, उत्तराखंड की भूगोल से। और प्री मतलब जो प्री में इसमें कुछ शब्दावली हैं वो आपके पेपर में मतलब डायरेक्ट आ सकती हैं। फिर तीसरी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि संस्कृत स्कूलों में आधुनिक शिक्षा, ये जो हमारी एनईपी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसके तहत ही ये फैसला लिया जा रहा है कि संस्कृत स्कूलों में भी अब क्या होगा, संस्कृत भाषा में हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक शिक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप जीएस पेपर 5 से अपने जो उत्तराखंड स्पेसिफिक है और जीएस पेपर 3 भारत की अर्थव्यवस्था से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। फिर एक प्राइज़ दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज़ है, चिट्ठी पत्री सम्मान। ठीक है, तो जो हमारे नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा दिया गया है ये पुरस्कार, ये आप आगे देखना किसको दिया गया है। तो ये प्री के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्री में इसमें बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे इसमें क्या हैं, नाटक भी हैं। तो उनके एस्पेक्ट से भी आप इसको देखेंगे तो आपके पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर पेपर 5 में अरावली, और अरावली तो देखो सेंटर वाली न्यूज़ है ना, ये जीएस पेपर 1 सॉरी ये 1 और 6 से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड पे अरावली कटने से क्या प्रभाव पड़ेंगे और उत्तराखंड को आगे किस हिसाब से इन जो भी इस यहाँ पर क्या आएगा, जुरिडिक्शन आएगा, उस हिसाब से उत्तराखंड को भी कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है वो भी आप इसको इसमें देख पाएंगे। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला एक डेटा एक एंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्री और मेंस के एस्पेक्ट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं इसे आज की कह सकता हूँ। फिर पिनाका जो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, पहले इसकी जो मारक क्षमता थी वो 45 किलोमीटर के आसपास, 45 से 75 किलोमीटर के आसपास थी। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो 120 किलोमीटर कर दिया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आपके प्री में बन जाते हैं, ये है। फिर कौंडिन्य एक जो INSV कौंडिन्य है, ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो अजंता गुफाएं हैं उसकी प्रेरणा से ही क्या बनाया गया है, एक नेवल हमारी जो नाव बनाई गई है। ठीक है, किसके द्वारा, नेवी के द्वारा। फिर डिजिटल नोमैड एक बहुत अच्छा एक शब्दावली है ये, और आप उत्तराखंड के एस्पेक्ट से इसको किस हिसाब से अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं, जीएस पेपर 5 में, हाँ जीएस पेपर 6 में सॉरी, आप इसको इतने अच्छी तरीके से वहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर देने के लिए एग्जामिनर उतावला हो जाएगा। ठीक है, फिर मैपी न्यूज़ में आज देखेंगे मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको में क्या हो रहा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब अमेरिका चेंज करने जा रहा था, तो ये न्यूज़ में है। फिर मैक्सिको क्यों इंपॉर्टेंट था कि 50% टैरिफ ये भारत पे लगा चुका है, ये भी है ना, अमेरिका के जैसे टैरिफ इंडिया पे भी इम्पोज कर चुका है मैक्सिको, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम को डाउनलोड करें और टेलीग्राम पे सर्च करें टारगेट यूकेपीएससी। आप इस आइकन को देख सकते हैं, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। डेली इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मैं यहाँ पर शेयर किया करूँगा। अभी यहाँ पर मुश्किल से 20 ही लोग जुड़े हैं शायद अभी तक, जो मैंने लास्ट टाइम पे देखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें जुड़ेंगे, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक स्पेशल थैंक यू मैं इनको कहना चाहूँगा, हीरा जोशी 20 जी को। अब ये फीमेल हैं या मेल हैं ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी गलती रेक्टिफाई करी है। जो मैंने एक लेक्चर बनाया था, उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास योजना 2025 वाला एक लेक्चर था। इसमें पीएम मातृत्व वंदना योजना के बारे में मैं बता रहा था। तो शायद लिखा तो मैंने सही था, लेकिन मैंने बोल शायद गलत दिया था। तो जो केंद्र है हमारा, उसने ये 2017 में शुरू कर दिया था, और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने इसको 2019 में क्या किया था, शुरू किया था। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं हर किसी से ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर भी मैं गलत बताता हूँ, देखो अल्टीमेटली तो मैं भी ह्यूमन ही हूँ ना, मेरे से एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी मुझसे एरर होते हैं आप मुझे सीधे कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको अगले दिन ऐसे ही एक स्पेशल थैंक यू मैं आपका जो कटआउट है वो यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन।
तो यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय सर्वेक्षण मिशन सर्वे ऑफ इंडिया के संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का एकमात्र सर्वेक्षण मंत्रालय है, तो ये बिल्कुल सही है। इस संग्रहालय में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति संरक्षित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी डक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी न्यूज़ थी पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में चर्चित विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया है, ये बिल्कुल सही है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये ISS ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसको आप गूगल कर लें। अगर आप गूगल नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको किसी न किसी न्यूज़ में ये कभी ना कभी आएगा, तो मैं वहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। और डेली न्यूज़ एनालिसिस आपके पेपर मतलब आपकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक की रोल फैक्ट है ये। ठीक है, इसको हमेशा रोज देखें, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब आप PCS लोअर PCS या RO की एग्ज़ाम देंगे ना, तो फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जब आप ऐसे लिख रहे होंगे, जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होंगे, जब आप इथिक्स की केस स्टडीज़ लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही था कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुँचने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, फिर तीसरा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभियान नहीं, 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभियान चलाया गया था। तो इसका आंसर होगा एक सही है, दो सही है, तो इसका आंसर होगा 1, 2, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में संपन्न हुए मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन और उसमें की गई घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द ही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू करने की घोषणा करी है, ये भी सही है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे यूके, ठीक है, विनिर्माण मिशन को साकार करने में इम्पोर्टेंट की रोल अदा कर सकता है। तो आप रोज़ डेली न्यूज़ एनालिसिस ज़रूर देखें, मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर देखें। फिर प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत उच्च उत्पादकता वाले 50 नहीं 100 जिलों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन था ये कल का, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई पनडुब्बी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, बिल्कुल सही है, ये वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये सही है। उन्होंने यह यात्रा कारवार नौसेना अड्डे पर INS वागीर, देखो सॉरी यहाँ पर इंग्लिश में तो सही लिखा है वागसीर में की थी, तो ये सही ऑप्शन है। यहाँ पर इंग्लिश में वागसीर लिखा है, तो वागसीर में ही करी थी उन्होंने, ना कि वागीर में। देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ प्रोजेक्ट 75 के बारे में। प्रोजेक्ट 75 में जो सबमरीन बनी थी वो 6 सबमरीन बनी थी। ठीक है, पहली जो सबमरीन थी वो थी कलवरी, ठीक है, कलवरी थी। दूसरी जो सबमरीन थी खांडेरी थी, ठीक है, खांडेरी। तीसरी जो वो बनी थी वो थी करंज, INS करंज। चौथी थी वेला, पाँचवीं थी वागीर और छठवीं थी वागसीर। ठीक है, वागसीर, ठीक है, तो छठवीं थी वागसीर, है ना। तो प्रोजेक्ट 75 में कितनी पनडुब्बियाँ बनी थी, तो 6 पनडुब्बियाँ बनी थी। INS कावेरी, INS खांडेरी, INS कावेरी, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर बनी थी। ठीक है, INS वागीर नहीं सॉरी वागसीर हो गई है 75 के तहत निर्मित एक पनडुब्बी नहीं थी, ये डीजल से चलने वाली एक पनडुब्बी थी, तो ये गलत ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन गलत है। और चौथा है इससे पूर्व वर्ष 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पनडुब्बी में यात्रा कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पर इससे पहले अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनसे पहले किसने करी है, तो किन्होंने करी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं हम उत्तराखंड न्यूज़ की ओर। तो जो पहला न्यूज़ है हमारे पास, फल सब्जी हब उत्तराखंड को वैश्विक राजधानी बनाने का विजन। देखो यहाँ पर प्रीलिम्स से एस्पेक्ट से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले जैसे पूछ सकता है कि क्लीन प्लांट सेंटर कहाँ पर बन रहा है, तो मुक्तेश्वर नैनीताल में बन रहा है, इसकी लागत कितनी है, तो 100 करोड़ रुपए है। क्या उद्देश्य है इसको बनाने का, तो किसानों को कीवी, सेब, माल्टा जैसे और नींबू प्रजाति की अच्छी रोग मुक्त
पौध उपलब्ध कराना है। फिर कीवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या, देखो कीवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो न्यूजीलैंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूजीलैंड इस महीने किस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट था, तो एफटीए में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये इंपॉर्टेंट था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उत्तराखंड के लिए क्या नुकसान था, तो न्यूजीलैंड के जो सेब हैं उन पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे क्या होगा कि उत्तराखंड और हिमाचल के जो सेब उत्पादक किसान हैं उनको इससे क्या होगा, हानि होगी। तो ये आप अपने मेंस के लिए याद रखें, ये आप अपने मेंस में कोड कर सकते हैं जब भी एफटीए के बारे में आएगा न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना, मतलब उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सहायता कौन कर रहा है, तो जापान कर रहा है। इसकी लागत कितनी बताई जा रही है, तो 526 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुछ अन्य तथ्य भी थे कि यह घोषणा किस दिवस पे करी गई थी, तो किसान दिवस जो गौचर में हो रहा था ये यहाँ पर करी गई थी। और किन नीतियों को प्रोत्साहन दिया गया, तो मंडवा मिलेट मिशन, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के लिए जो जितनी भी नीतियाँ बनाई हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने, उनके प्रोत्साहन के लिए बात करी गई थी इस सम्मेलन में, ठीक है, इस दिवस में, ठीक है। फिर आप देखो मेंस के साथ आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 6 इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड के साथ इसको आप डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं। और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक एग्रीकल्चर में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कृषि और औद्योगिक में कैसे रिलेट करेंगे, तो फसल सब्जी हब, उत्तराखंड को वैश्विक राजधानी बनाने का विजन, राज्य सरकार पारंपरिक खेती से हटकर कैश क्रॉप नकदी फसलों और वानिकी पर जोर दे रही है। इससे क्या बनेगा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो सरकार ने सोचा है कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, वो इस मिशन को साकार करने में ऐसे कैश क्रॉप, ऐसे जो फल सब्जी हब अगर उत्तराखंड बनता है तो वो उनकी मदद करेगा, ठीक है। फिर एकीकृत खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग, पीएम मोदी के विजन, छोटे खेतों में अधिक उत्पादन के लिए फल सब्जी पशु मछली और जड़ी बूटी का मिश्रण। यह पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी जोतों, मतलब जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है हमारे पास, इनकी समस्याओं का भी क्या करेगा, समाधान करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कैसे, किसानों की आय दुगनी करना, मतलब क्लीन प्लांट सेंटर से खराब पौध की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे फसल बर्बाद नहीं होगी और इससे क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। फिर पलायन पे भी रोकथाम लगेगा। जब पहाड़ों में ही कीवी, सेब, मशरूम जैसे उच्च मूल्य वाली कैश क्रॉप हमारी मतलब इनकी उत्पादन बढ़ेगा, तो जो हमारा स्थानीय रोजगार है वो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, पलायन रुकेगा, है ना। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सरकारी नीतियों और रोड मैप। तो 5 साल का रोड मैप यहाँ पे बनाया गया है। कृषि अधिकारी और वैज्ञानिक मिलकर उत्तराखंड कृषि के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार करेंगे और ये सरकारी प्रयास है, ये इंपॉर्टेंट है। सरकारी नीतियाँ कैसे किसानों को प्रभावित करती है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे रोड मैपों को क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके लिए कैसा बजट और कैसा निवेश एलोकेट किया गया है, तो 100 करोड़ रुपये मुक्तेश्वर के लिए, वहाँ पर क्या बनने जा रहा है, तो क्लीन प्लांट सेंटर बनने जा रहा है। और 1200 करोड़ की प्रोत्साहन नीतियों वाले आंकड़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने पेपर में डाल सकते हैं, जिससे आपके जो आंसर होंगे उनको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा, तथ्यात्मक आंकड़े मिलेंगे, जिससे आपके आंसर में सत्यता, मतलब जो क्या होती है सत्यता को, क्या जो भी बोलते हैं सत्यता, एक हिंदी का शब्द है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो जब आप क्या करते हैं कि आप एक एग्जांपल देते हैं, उसके नीचे कोई आंकड़ा डालते हैं, तो वो उसको प्रूव करता है, वो आंकड़ा उस नीति को प्रूव करता है। जब वो आंकड़ा उस नीति को प्रूव करता है तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये वास्तविक एक आंकड़ा है, ये एक वैज्ञानिक आंकड़ा है, जिससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए ये क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोग पार्टिसिपेट थोड़ा थोड़ा करने लग गए हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कोई ना कोई इसका आंसर भी जरूर देगा। फिर अब हम दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे ही मैंने आज ये न्यूज़ पढ़ी तो मेरा दिल जो गदगद हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि मैं हाइबरनेशन बहुत पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने कहीं किसी साइंस मैगजीन में पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, पर आज ये क्या आ चुका है, न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो जैसे मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे पढ़ने से मेरे को कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सीधे ही हाइबरनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, और जो अब हमारे पेपर की जो प्रकृति बन चुकी है उस हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा ये जो शब्दावली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शीत निंद्रा क्या है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। भालू आमतौर पर सर्दियों में 120 दिन तक की क्या लेते हैं, नींद लेते हैं, नवंबर दिसंबर से फरवरी मार्च तक। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ है और उनकी भालुओं की नींद क्या हो चुकी है, घटकर 60 दिन हो चुकी है। इसमें जो विशेषज्ञ हैं, जो संस्थान है हमारे भारतीय वन्यजीव संस्थान है, इनके जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर एस सत्य कुमार, उन्होंने कहा है, ये जब उन्होंने कहा है तो अभी है, हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट कि
कि अब हाइबरनेशन वाली आप जो ये टर्मिनोलॉजी है अपने आंसर राइटिंग में आराम से कोड कर सकते हैं, ठीक है। घटनाएं क्या हुई है कि भालुओं के हमले से 9 लोगों की जान जा चुकी है इस साल, ठीक है। फिर यहाँ पर उत्तराखंड में मेंस के एस्पेक्ट से आप कैसे देख सकते हैं, तो जीएस पेपर 3 ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड से और जीएस पेपर 3 साइंस ऑन एनवायरनमेंट और केस स्टडीज में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, काम करेगी आपके लिए। पहला है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कैसे, तो कारण क्या है, नींद पूरी ना होने के कारण भालू चिड़चिड़े और आक्रामक हो चुके हैं। जैसे मेरी बहन है, जब उसकी नींद पूरी नहीं होती तो वो चिड़चिड़ी और आक्रामक हो जाती है, वैसे ही भालू भी हैं, ठीक है। फिर भोजन संकट, तो जंगलों के पास कूड़ा फेंकने से भालुओं की जो फूड हैबिट है वो बदल गई है और वे बस्तियों के करीब अब आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आप इस नोट को आप बिल्कुल नोट करके लिख लो, ठीक है। जब आप उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमलों पर उत्तर लिखें तो केवल जंगलों की कटाई को कारण ना बताएं, ठीक है। इस न्यूज़ का हवाला, मतलब जो आज की न्यूज़ है उसका हवाला देते हुए आप क्लाइमेट चेंज और जो स्लीपिंग साइकिल है बिगड़ने से जानवर हिंसक हो रहे हैं, आप इसको भी अपने एज अ डेटा की तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में इसको पुट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा है वो है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या मिल रहा है, जो पारिस्थितिकी असंतुलन है, जैसे बारिश और बर्फबारी ना होने से भालुओं की जैविक चक्र है, जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो बिगड़ गई है। तापमान मार्च के बाद गुफाएं गर्म होने लगेगी तो भालू चाहकर भी वहाँ सो नहीं पाएंगे, तो वो फिर बाहर निकलेंगे, फिर वो किसी पे हमला करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये सर्दियों में ही हमले हो रहे हैं, अब ये लगातार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच के रहें, जो भी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। फिर तीसरा है आपदा प्रबंधन, तो रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगस्त में आई आपदा के कारण कई जो वास स्थल है, मतलब जो उनकी गुफाएं उनमें मलबा घुस चुका है। यह दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं सीधे तौर पर वन्य जीवों के आवास को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज उत्तराखंड की, वो है संस्कृत स्कूलों में आधुनिक शिक्षा। आप इसको प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से कैसे रिलेट कर सकते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। योजना का विस्तार, प्रदेश में कितने संस्कृत स्कूलों में यह व्यवस्था शुरू होने जा रही है, तो 108 संस्कृत विद्यालयों में ये व्यवस्था शुरू होने जा रही है। कौन सी, संस्कृत में आधुनिक शिक्षा की, ठीक है। और ये कौन से क्लासों को लक्षित करेगा, मतलब एम करेगा तो 9 से 12वीं तक के क्लास को, ठीक है। कौन सी नीति के तहत, तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये हो रही है, ठीक है। गणित के साथ छात्रों को और कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, तो वैदिक गणित इनको पढ़ाई जाएगी, ठीक। आप यूकेपी मतलब जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है उसको आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस और एजुकेशन और निबंध में भी आप इसको कोड कर सकते हैं। कैसे, जब शिक्षा में समावेशिता की बात आए, इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन की बात आए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि करियर के नए अवसर। अब तक संस्कृत छात्र केवल कर्मकांड और शिक्षण तक सीमित है, अब वे डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे। यह शिक्षा के अधिकार और समान अवसर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिखाता है। परंपरा और आधुनिकता का संगम आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार प्राचीन ज्ञान जैसे संस्कृत और वैदिक गणित और आधुनिक विज्ञान को साथ लेकर चल रही है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एनईपी 2020 का क्या क्रियान्वयन हो रहा है, तो एनईपी एक बहुविषयक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा को जोड़ देती है। तो संस्कृत विद्यालयों में साइंस मैथ लागू करने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम ये उठा भी चुकी है उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है, उत्तराखंड सरकार। फिर इसमें चुनौतियां क्या है, देखो चुनौतियां हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी है, हमेशा पॉजिटिव लिख के ही नहीं आ सकते, आपको हमेशा चुनौतियां भी अपने दिमाग में। और कई बार तो क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल एग्जामिन करो क्वेश्चन, इस चीज़ को, इस पॉइंट को, तो वहाँ पर आपको क्या होनी चाहिए, चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए। तो शिक्षकों की कमी, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विज्ञान और गणित शुरू करना तो आसान है, लेकिन योग्य शिक्षक की तैनाती एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक अच्छे शिक्षक का मिलना है, जो मुझे लगता है, ठीक है। शिक्षक बहुत होंगे, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक योग्य शिक्षक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर संसाधन क्या है कि इस स्कूलों को संसाधन संपन्न बनाना, लैब, देखो मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है और ये जो लैब शब्द जब भी आता है तो मुझे इतनी आपत्ति होती है कि लैब के नाम पे हमें कुछ कराया ही नहीं गया कभी, ठीक है। तो ये एक बड़ी चुनौती है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या है, एक एमसीक्यू है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट, ये प्री के एस्पेक्ट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये 2025 का चिट्ठी पत्री सम्मान किसे मिला है, ठीक है। तो पुरस्कार और सम्मान ये महत्वपूर्ण क्योंकि 2025 का चिट्ठी पत्री सम्मान किसको दिया गया है, तो साहित्यकार जगमोहन सिंह बिष्ट जी को दिया गया है। पुस्तकों और लेख, पहला क्या है, देखो स्कूलों बाटू क्या है और किसने लिखा है, ये तो यह एक गढ़वाली बाल नाटक संग्रह है, ये इंपॉर्टेंट। और इनको लिखने वाले कौन है, तो गिरीश सुंदरियाल जी और धर्मेंद्र निगेधरम जी,
ठीक है, ये हैं स्कूलों को बांटो। अगर आपके पास आ जाता है स्कूलों को बांटो के लेखक कौन है, तो वो कौन है, गिरीश सुंदरियाल और धर्मेंद्र नेगी। ठीक है, और ये कैसा नाटक संग्रहालय है, तो एक गढ़वाली बाल नाटक संग्रहालय। ठीक है, फिर 1300 क्या है, तो ये एक गढ़वाली गज़ल है और इसके रचयिता कौन है, तो गिरीश सुंदरियाल जी हैं। गिरीश सुंदरियाल जी ने इसको लोग बाटो भी लिखा है। ठीक है, एक बाल नाटक संग्रहालय, और 1300 भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर एक जो स्वरबद्ध है वो कौन है, ओम बधाणी है। ठीक है, इनको याद रखना आप। फिर चिट्ठी पत्री क्या है, तो चिट्ठी पत्री एक गढ़वाली वार्षिक पत्रिका है, एक एनुअल मैगजीन है। और कौन सी संस्था ने ये पुरस्कार दिया, तो हिमालयन लोक साहित्य एवं संस्कृति विकास ट्रस्ट, मेरू मुलुक है उस ट्रस्ट का नाम। इस ट्रस्ट का नाम क्या है, मेरू मुलुक। तो मेरू मुलुक ने ही क्या दिया है, 2025 का चिट्ठी पत्री सम्मान दिया है। ठीक है, आप इसको मेंस और इंटरव्यू में भी कैसे लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे लोक भाषा को संरक्षण पे कभी क्वेश्चन आता है कि क्या, कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का एक कथन है। इस कथन को आप अपने कहीं पर डायरी में लिख लो कि लोक भाषाओं को बचाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को एकजुट होना होगा। आपके लिए मेंस, ऐसे राइटिंग और जीएस पेपर उत्तराखंड कल्चर में एक अच्छा कोट या तर्क आर्ग्यूमेंट बन सकता है ये। तो आप इसको कहीं पे नोट करके लिख लो या स्क्रीनशॉट रख लो आप। खैर स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं। ठीक है, और नोट्स ही रह जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका नोट्स ज़रूर रख लें अपने पास। फिर आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। फिर बढ़ते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले अरावली। मैं अरावली पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ज़रूर दूंगा कि अरावली कटेगी तो उत्तराखंड को क्या नुकसान होगा। आप ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप वो ज़रूर देखेंगे। आप प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स में और जीएस पेपर 1 और 3, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में किस हिसाब से अरावली के कटने से क्या चेंजेस आएंगे, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अरावली का विस्तार देखो, एक यूनियन टेरिटरी और 3 राज्यों में क्या है, अरावली का विस्तार है। गुजरात से शुरू होती है ये श्रेणी, फिर राजस्थान में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में। जो अरावली की श्रेणी है ना, वो 90% कहाँ पर है, राजस्थान में है अकेली। ठीक है, तो पहाड़ की क्या परिभाषा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोकी गई नई परिभाषा क्या थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि ऊंचाई स्थानीय इस भूमि स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, उन्हें हम क्या मानेंगे, अरावली श्रेणी का हिस्सा मानेंगे। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा क्या है, एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर 2 या अधिक ऐसी पहाड़ियों का संग्रह। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी कितनी नहीं होनी चाहिए, 500 मीटर से दूर नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि पॉलिटी से अगर आप इसको कनेक्ट करें तो क्या है, मतलब जीएस पेपर 2 से अगर आप इसको रिलेट करें तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो जारी किया है, आर्टिकल 142 मतलब 142 के तहत पूर्ण न्याय और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण शामिल है, का उपयोग करते हुए ये करा गया है, सुओ मोटो लिया है। ठीक है, समिति सुप्रीम कोर्ट अक्सर तकनीकी मामलों जैसे पहाड़ों की परिभाषा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाते हैं। देखो इस समिति, देखो मैं बता देता हूँ ये समिति कब बनी थी, ये जो ऊपर वाली परिभाषा दी गई ना, ये समिति बनी थी 2019 में। ठीक है, इन्होंने अभी 2025 में क्या दी, रिपोर्ट दी। और इस समिति में कौन कौन थे, तो देखो एक पर्यावरण मंत्रालय था, मैं आपको बता देता हूँ एक। ठीक है, एक तो था पर्यावरण मंत्रालय, एक था एफएसआई मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया था, फिर एक था राज्यों के वन, जो भी राज्य हैं, ये जो 4 राज्य हैं ऊपर, एक राज्य और 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, उनके वन विभाग थे। फिर जीएसआई था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, और सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रतिनिधि थे इस कमेटी में। ठीक है, तो इन्होंने ये परिभाषा बनाई थी कि 100 मीटर से जितने भी पहाड़ नीचे होंगे अरावली में, उनको हम अरावली श्रेणी का हिस्सा नहीं मानेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप मेंस में कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 6 के साथ जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और जीएस पेपर 2 पॉलिटी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पर्यावरण बनाम विकास मतलब इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, यह केस स्टडी की कैसे खनन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। देखो उत्तराखंड के साथ आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो उत्तराखंड में भी खनन माइनिंग एक बड़ा मुद्दा है, जैसे गोला नदी, गंगा नदी का किनारा। आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, मतलब जब भी आप अपने उत्तर में क्या लिख सकते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए, वैसे ही हिमालय क्षेत्रों के लिए स्पष्ट परिभाषा और नियम की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करे कि गोला नदी में जो माइनिंग होती है या जो खनन होता है, उसके लिए भी एक परिभाषा बताए कि नदियों में इतना खनन हो सकता है, उसका एक पैमाना बनाए। ठीक है, उसके लिए भी परिभाषाएं बनाए। आप इसको एज अ वे फॉरवर्ड तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। फिर जो न्यायिक सक्रियता है, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के काम जैसे परिभाषा तय करना में हस्तक्षेप क्यों करता है, क्योंकि प्रशासन सरकार जो भी हमारी पर्यावरण को बचाने में विफल रही है। आप इसका उदाहरण क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका की भूमिका वाले क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर मानकीकरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ
स्टैंडर्डलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पहाड़ कैसे किसे कहें, जंगल किसे कहें। तो देखो यहाँ पर ना एक एक केस है, टी.एन. गोदावर्मन केस है। देखो टी.एन. गोदावर्मन जो केस है ये 1996 का कोई केस है। इसमें क्या बोला गया था, इन्होंने इसमें वन की क्या परिभाषा दी थी, इन्होंने वो बोला था कि किसी भी ऐसे क्षेत्र को वन माना जाएगा जो शब्दकोश के अर्थ के अनुसार है, ठीक है, उसे वन माना जाएगा। और जो यहाँ पर शब्दकोश शब्द आया था, उस शब्दकोश का मतलब था या तो कोई निजी पहाड़ हो, ठीक है, या सामुदायिक क्षेत्र हो, या सरकारी ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पर वन है तो उन्हें काटा नहीं जाएगा, ठीक है। उन्होंने वन की परिभाषा ये दी थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि यह अरावली केस भी उसी दिशा में है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए पहाड़ की कानूनी परिभाषा यहाँ के लिए भी भविष्य की नाज़िर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड के संदर्भ में और विशेष क्या है, तो पारिस्थितिकी संवेदना, इको सेंसिटिव जोन। अरावली की तरह हिमालय भी क्या है, एक इको फ्रेजाइल जोन है, जो नाजुक है, मतलब फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, तो क्या है, इको नाजुक जोन है, इको फ्रेजाइल जोन है। अरावली पर जो फैसला आएगा उसका उपयोग भविष्य में मसूरी, नैनीताल, जोशीमठ जैसे मामलों के केस लॉ के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर अवैध खनन की समस्या क्या है, उत्तराखंड में भी है। जो नए खनन पट्टे पर रोक लगा दी थी वहाँ पर सरकार ने, कहाँ पर, अरावली पे, वैसे ही उत्तराखंड में भी अवैध खनन को रोकने के लिए ऐसे ही सख्त न्यायिक आदेशों पर चर्चा हो सकती है और होती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक क्या है, एमसीक्यू है। आप इसका आंसर कहाँ दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट, ये जो मुझे न्यूज़ लगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे साइंस एंड टेक के एस्पेक्ट से, और आप इसको एज अ एग्जांपल या ये डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। एक डेटा एक एंट्री। इसमें क्या है, जो OCND है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड नेक्सल डेटाबेस, क्या है, एक AI संचालित मास्टर डेटाबेस है। इसको कौन सा मंत्रालय इसकी पहल में है, तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये कैसा काम करेगा, तो ये एक AI संचालित होगा, जैसे हमारा ChatGPT है वैसे ही ये भी काम करेगा। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो ये करेगा एक डेटा एक एंट्री के सिद्धांत पर ये काम करेगा। कौन सी एजेंसी इसमें वो करेंगी कि मतलब डेटाबेस बना सकेंगी, तो जो NI है, NCB है और ED है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है, हार्ड बायोमेट्रिक। हार्ड बायोमेट्रिक मतलब क्या होता है, अब इसमें उंगलियों के निशान और रेटिना के अलावा हाथों की नस और टैटू की पहचान भी शामिल होगी, किसमें, इस नए तकनीक में, है ना, जो OCND वाली तकनीक है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसमें मेंस GS पेपर 2 से आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड पॉलिटी से, और GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा में तकनीकी क्या कर सकते हैं आप, कि भारत कैसे रिएक्टिव पॉलिसिंग से प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग की तरफ बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, इनको अपने आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, कि रिएक्टिव पॉलिसिंग से प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग की तरफ क्या हो रहा है, लगातार भारत अग्रसर है। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच जो गठजोड़ है उसको तोड़ने के लिए डेटा एकीकरण की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर फिर आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद की भी भावना देखने को मिलती है, कि जैसे पुलिस राज्य सूची का विषय है, लेकिन अपराध एक अंतर्राज्यीय हो सकता है। जैसे अब अंतर्राज्यीय या अंतर्देशीय भी हो सकता है। जैसे अभी हमारे देहरादून में एक कल की घटना है जो हमने कल पढ़ी थी, है ना, जैसे वो आदमी अगर वो लड़का नेपाल भाग गया तो वो कैसे अंतर्देशीय है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ऐसा डेटाबेस अगर बने रहेंगे तो वो उनको पकड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। यह डेटाबेस केंद्रीय स्तर का एकीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सभी राज्य इनपुट देंगे और डेटा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर माना कि कोई इंसान उत्तराखंड में क्राइम करके दिल्ली भाग गया, तो अगर डेटाबेस बना रहेगा तो वो इंटीग्रेटेड होगा, तो उसको पकड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। यहाँ तक कि अब यह अंतर्देशीय भी अगर हो जाता, तो सोचो अगर नेपाल वो भाग भी गया होता तो वहाँ से हम उसको पकड़ के आराम से ले आते, ठीक है। केस स्टडी और उदाहरण, तो जैसे हिमाचल प्रदेश ने इसका यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है जिसमें DNA आधारित डेटाबेस शुरू किया है। किसने, हिमाचल ने। यह अज्ञात शवों की पहचान में मदद करता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा डेटाबेस है जो क्या है, DNA आधारित डेटाबेस है, और वहाँ पर जो अज्ञात शव होती है उनकी क्या होती है, वहाँ पर पहचान होती है। यह जैसे महाराष्ट्र में AMBIS है, ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, तो वो भी यही काम करते हैं। अब आप उत्तराखंड में कैसे इसकी रिलेवेंसी है, जैसे ड्रग मुक्ति है ना, जैसे हमारे अभियान है ड्रग मुक्ति। उत्तराखंड सरकार ने ड्रग फ्री देवभूमि अभियान चला रही है। आप सुझाव दे सकते हैं कि NCB
के नेशनल डेटाबेस के साथ उत्तराखंड पुलिस का रियल टाइम इंटीग्रेशन नशा तस्करों को पकड़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। इससे उत्तराखंड नशा मुक्ति की ओर बहुत जल्दी से बढ़ेगा। ठीक है, सीमा सुरक्षा, भारत क्या है, एक तो सीमावर्ती राज्य है, बॉर्डर स्टेट है, तो यहाँ संगठित अपराधों और घुसपैठ का खतरा रहता है। OCND जैसे AI टूल संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान पहले ही कर देंगे, सीमा पे ही कर देंगे और उसको आराम से वो लोग पकड़ सकते हैं। फिर आपदा प्रबंधन में जो अज्ञात शव है उनकी भी क्या कर सकते हैं, आराम से हम DNA डेटाबेस होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनकी पहचान आराम से कर सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ पर तो जो हमारी 4 धाम यात्राएं होती है, कई बार वहाँ पर ट्रेजेडी हो जाती है, त्रासदी हो जाती है। तो जब वहाँ पर त्रासदी हो जाती है तो वहाँ पर जो शव होते हैं वो अज्ञात शव हमें कई बार मिलते हैं। तो उनकी हम खोज कैसे, मतलब उनकी पहचान कैसे करेंगे, जब हमारे पास DNA डेटाबेस होगा तो उनकी जो पहचान है वो बहुत आसानी से हो पाएगी। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, तो नाम क्या है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल। देखो पिनाका आपको पता है भगवान शिव का धनुष है, उसी के तर्ज पे ये पिनाका नाम इसका भी रखा गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 120 किलोमीटर इसकी बढ़ाई गई है। तुलना क्या था, पहले ये 40 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक ही जा पाती थी, लेकिन अब ये 120 किलोमीटर तक का सटीक हमला कर सकती है। ठीक है, परीक्षण स्थल कहाँ था, तो चांदीपुर उड़ीसा में था इसका परीक्षण स्थल, वहाँ पर किया गया इसको। ठीक है, डिज़ाइन इसे भारतीय सशस्त्र बलों को लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक और निबंध में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आत्मनिर्भर भारत आए तो वहाँ पर आप आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, ठीक है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार रक्षा तैयारियों और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। उत्तर में जब आप उत्तर लिख रहे हो तो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे भी इसका क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं कि भारत अभी तक क्या था, इंपोर्टर था, हथियारों का इंपोर्टर था। लेकिन जैसे पिनाका जैसे ब्रह्मोस जैसे हमारे पास मिसाइलें हैं, ये तो है ना, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी प्रभाव डालती हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ाती हैं। फिर टेक्निकल एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं। यह केवल दूरी बढ़ाने के बारे में नहीं बल्कि एक आधुनिक युद्धता की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप कई उन्नत खूबियों से लैस है। गाइडेड सिस्टम का मतलब होता है कि सटीकता, जो पहाड़ी युद्ध में बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड क्या है, एक पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रणनीतिक भूगोल के एस्पेक्ट से ये उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मिसाइलों के उत्तराखंड से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड की सीमाएं किससे लगती है, चीन, नेपाल से लगती हैं। नेपाल भी चीन के लगभग बराबर ही उत्तराखंड को क्या दे रहा है, भारत को परेशान कर रहा है। ठीक है, तो पिनाका जैसे 120 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड रॉकेट पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड से कैसे रिलेट कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों को, मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, MCQ है। फिर INS कौंडिल्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में कैसे इंपॉर्टेंट है, पोत का नाम क्या है, INS कौंडिल्या। ये प्राचीन तकनीक से बने किस जहाज के क्या लिख रखा है, किस जहाज ने हाल ही में पहली यात्रा करी है, तो INS कौंडिल्या। विशेषता क्या है, स्टिच्ड शिप है, मतलब सिला हुआ शिप है। इसमें कीलों का इस्तेमाल नहीं हुआ है इसमें, बल्कि लकड़ियों और जूट की क्या हुई है, सिलाई हुई है ना। ऐतिहासिक संदर्भ इसमें क्या है, तो यह 5वीं शताब्दी के पोत की तर्ज पर बनाया गया है और इसकी प्रेरणा अजंता के गुफाओं के चित्र से ली गई है। तो ये भी डायरेक्ट आपसे बात क्वेश्चन आ सकता है। रूट क्या था कि यह जापान से ओमान तक की यात्रा कर चुका है। यह प्राचीन मसाला मार्ग था। देखो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है किसमें, हिस्ट्री में, कि प्राचीन मसाला मार्ग कहाँ से कहाँ तक था, तो गुजरात से ओमान तक था। ठीक है, मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और हुडी इनोवेशन का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो GS पेपर 1 हिस्ट्री और कल्चर से, और GS पेपर 2 और 3 मतलब टू में तो क्या इंटरनेशनल रिलेशन से, और 3 में क्या टेक्नोलॉजी से आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। पहले GS पेपर 1 से देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट से। अगर प्रश्न भारत की प्राचीन समुद्री विरासत या प्राचीन तकनीकी पर आता है तो आप INS कौंडिल्या का उदाहरण देकर बता सकते हैं कि कैसे अपनी 2000 साल पुरानी जहाज निर्माण कला को हमने क्या करा है, पुनर्जीवित किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपके पास GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आता है, तो भारत और ओमान यह प्रोजेक्ट मौसम पर उत्तर लिखते टाइम आप क्या कर सकते हैं, ये बेहतरीन एग्जांपल आप वहाँ पर दे सकते हैं। और भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में आप इसमें वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तकनीक, यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे हम आधुनिक युग में अपनी पारंपरिक विधियों का उपयोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं हम कैसे। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर डिजिटल नोमैड, ये मुझे बहुत ही अच्छा टर्म लगा आज, ठीक है। इसको आप अपने उत्तराखंड के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो क्या परिभाषा है। डिजिटल नोमैड कौन होते हैं? जो तकनीक का उपयोग करके रिमोट वर्क करते हैं, मतलब रिमोट मतलब समझ रहे हो ना, उत्तराखंड का आधे से ज़्यादा एरिया क्या है, रिमोट है ना, और अलग अलग जगहों से काम करते हैं। हाल ही में किस देश ने नोमैड वीज़ा देने की बात करी है? तो बुल्गारिया ने करी है। अंतर क्या है नोमैड वीज़ा और डिजिटल नोमैड वीज़ा में? क्या अंतर है? तो पर्यटन वीज़ा में काम करना अवैध है, जबकि नोमैड वीज़ा में रिमोट वर्क की क्या होती है, अनुमति होती है। फिर आप इसको उत्तराखंड के मेंस एस्पेक्ट से भी इम्पॉर्टेंट इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 6 उत्तराखंड विशेष जो है उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। तो उत्तराखंड पीसीएस में मेंस में आंसर उत्तराखंड के आर्थिक और पर्यटन पर जब भी सवाल आते हैं तो आप डिजिटल नोमैड का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैं बता दूं। देखो पर्यटन का नया स्वरूप क्या है, उत्तराखंड विशेषकर ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा और कसार देवी और जो भी है ऊपर जैसे पिथौरागढ़ में कई जगह हैं, पहले से ही क्या है वर्केशन है, सॉरी पिथौरागढ़ नहीं, ये सही बोल रहा है, देहरादून है, ऋषिकेश है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, कसार देवी है, पहले से ही क्या है वर्केशन है, मतलब वर्क और वेकेशन, लोग यहाँ पर वेकेशन छुट्टियाँ मनाने भी आते हैं और यहाँ पर अपना क्या करते हैं वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट से यहाँ पर काम भी करते हैं। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिजिटल नोमैड फ्रेंडली नीतियां बना सकती है कौन, उत्तराखंड की सरकार, ठीक है। तो ये सरकार को कौन बताएगा, ये आप ही बताएंगे, आप भविष्य के प्रशासक बनेंगे तो आप जब ये कॉन्सेप्ट अपनी सरकार को बताएंगे, जब ये कॉन्सेप्ट आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी नीति पता चल गई, क्या यहाँ पर डिजिटल नोमैड फ्रेंडली नीतियाँ बनाओ, है ना, उत्तराखंड गवर्नमेंट। फिर आर्थिक लाभ क्या है, तो डिजिटल नोमैड लंबे समय 1-2 साल तक रुकते हैं और विदेशी खर्च यहाँ पर खूब करते हैं। यह सामान्य पर्यटकों जो कि 2-3 दिन तक रुकते हैं उनकी तुलना में उत्तराखंड की स्थानीय अर्थव्यवस्था जैसे होम स्टे हो गया, लोकल मार्केट को क्या देंगे, अधिक लाभ देंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पहाड़ों से क्या रुकेगा, इससे पलायन भी रुकेगा। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और को वर्किंग स्पेस बनाए जाएं तो रिवर्स पलायन होगा। देखो अभी स्टारलिंक आ रहा है, ठीक है, स्टारलिंक जब आ जाएगा तो ये बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो बेहतरीन इंटरनेट है उसकी सुविधा क्या मिल पाएगी, जो सैटेलाइट इंटरनेट होता है मतलब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड को भी कैसी नीतियाँ बनानी चाहिए, तो डिजिटल नोमैड फ्रेंडली नीतियाँ बनानी चाहिए। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीतियों से आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो भारत की स्थिति, भारत में लगभग 19 लाख डिजिटल नोमैड रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट देखो, और भारत उसमें उनके लिए सबसे किफ़ायती देश में से एक है। लेकिन अभी तक भारत ने ऐसा कोई वीज़ा बनाया ही नहीं है। प्रश्न का एंगल जब आप देखेंगे तो क्या भारत को अपनी वीज़ा नीति को बदलाव करना चाहिए, यह सॉफ्ट पावर और सर्विस एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा देगा, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। वैश्विक रुझान क्या है, तो जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और हाल ही में बुल्गारिया जैसे देशों ने क्या कर रहा है, ये जो नोमैड वो है अपना डिजिटल नोमैड जैसी वर्क वीज़ा को क्या करा है, मतलब उसमें हामी भरी है, मतलब उसको क्या करा है, वैध बनाया है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। आज के मैप इन न्यूज़ में देखेंगे मैक्सिको को, ठीक है। तो मैक्सिको अमेरिका का नक्शा और राजनीतिक विवाद है ये, ठीक है। तो ये पता ही है जो हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये इधर, ठीक है, इसका नाम चेंज होके क्या करना चाहता है अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका रखना चाहता है क्या और भी क्या न्यूज़ें थी जो इसके लिए ये मैप इन न्यूज़ में है। तो मैक्सिको सिटी में सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर जेनजी युवाओं का विरोध प्रदर्शन और अमेरिका के साथ ट्रेड या टैरिफ वॉर के मुद्दे अभी क्या है यहाँ पर ज्वलंत हैं, ठीक है। तो ये चर्चा में है, ठीक। तो ये मैक्सिको ने भी उत्तर भारत पे क्या लगाया है, 50% टैरिफ लगाया है, ठीक है। क्या लगाया है, 50% टैरिफ लगाया है। अगर इसकी थोड़ा भौगोलिक स्थिति देख लें और मैप को देख लें तो यह इसकी स्थिति क्या है, तो ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर स्थित है। यहाँ से क्या होती है, इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये देखो ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी बाउंड्रीज देखते हैं, उत्तर में क्या लग रही है, यूएसए से लग रही है, अमेरिका से लग रही है, दक्षिण पूर्व में ये ग्वाटेमाला से लग रही है, ठीक है। ईस्ट में ये मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ ऑफ मैक्सिको ये हुआ, ठीक है। और पश्चिम में क्या पे प्रशांत महासागर है इधर, ठीक है, पैसिफिक ओशन है पश्चिम में, ठीक है। फिर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देखो कई बार आता है रियो ग्रांडे नदी, तो रियो ग्रांडे नदी क्या है, जो अमेरिका और मैक्सिको को क्या करती है, अलग करने वाली एक नदी है। तो यह नदी यूएसए और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसे मैक्सिको में रियो ब्रावो कहा जाता है,
तो ये भी आता है खूब पेपर में कि रियो ग्रांडे नदी क्या करती है कि इन दो देशों को अलग करती है, तो अमेरिका और मैक्सिको को अलग करती है। फिर बाहा कैलिफोर्निया, देखो बाहा कैलिफोर्निया क्या है, मैक्सिको के पास जो यहाँ पर सॉरी ये पेनिनसुला कट चुका है, जो ये पेनिनसुला है ना इसको ही बोलते हैं बाहा पेनिनसुला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी है यहाँ पर, है ना, ये मैक्सिको के दोनों के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी है, ये भी याद रखो। फिर सिएरा माद्रे पर्वत श्रृंखला, देखो यहाँ पर दो सिएरा माद्रे पर्वत श्रृंखला है, तो सिएरा माद्रे ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब होता है पूर्व, ठीक है, तो ये है वो ये है यहाँ पर क्या है, ये है सिएरा माद्रे पूर्वी, ठीक है, और सिएरा माद्रे ओसिडेंटल, तो ये पुरानी वाली है, ये है ओसिडेंटल, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम की तरफ है, और जो ओरिएंटल है ये क्या है, पूर्व की तरफ है। इन दोनों के बीच में क्या है कि मैक्सिकन पठार है, मैक्सिकन प्लेटू है। यहाँ पर चांदी के लिए ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चांदी के भंडार बहुत हैं, दुनिया में चांदी के सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, मैक्सिको में। फिर जो हमारा युकाटन पेनिनसुला है वो इधर है, देखो ये है युकाटन पेनिनसुला, ठीक है, तो युकाटन पेनिनसुला क्या है, ये मैक्सिको के दक्षिणी पूर्व में है और अटलांटिक महासागर की तरफ निकलता है, ये निकला हुआ है ये। यह चिक्सुल्ब क्रेटर है, जहां माना जाता है कि यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था जिससे क्या हुए थे, डायनासोर खत्म हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर क्या होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। आज हमने बहुत सारी न्यूज़ों को देखा, कैसे उनको उत्तराखंड के साथ हमने रिलेट किया, हाँ आपने ये भी देखा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने सुझाव को लगातार मुझे देते रहें। मैं इस लेक्चर में क्या करूँगा, लगातार उसको इनोवेशन की तरह लूँगा। धन्यवाद।